शारदा, सआदत हसन मंटू। नजीर ब्लैक मार्केट से विस्की की बोतल लाने गया। बड़े डाक खाने से कुछ आगे, बंदरगाह के फाटक से कुछ इधर, सिगरेट वाले की दुकान से उसको स्कॉच मुनासिब दामों पर मिल जाती थी। जब उसने 35 रुपए अदा करके कागज में लिपटी हुई बोतल ली तो उस वक्त 11 बजे थे दिन के। यूं तो वो रात को पीने का आदी था, मगर उस रोज मौसम खुशगवार होने के बायस वो चाहता था कि सुबह ही से शुरू कर दे और रात तक पीता रहे। बोतल हाथ में पकड़े वो खुश खुश घर की तरफ रवाना हुआ। उसका इरादा था कि बोरी बंदर के स्टैंड से टैक्सी लेगा, एक पैग उसमें बैठकर पिएगा और हल्के हल्के सुरूर में घर पहुंच जाएगा। बीवी मना करेगी तो वो उससे कहेगा, मौसम देख कितना अच्छा है। फिर वो उसे भोंडा सा शेर सुनाएगा कि फरिश्तों की राह अब्र ने बंद, जो गुनाह कीजिए सवाब है आज। वो कुछ देर जरूर चख करेगी, लेकिन बिल आखिर खामोश हो जाएगी और उसके कहने पर कीमे के पराठे बनाना शुरू कर देगी। दुकान से 20-25 गज दूर गया होगा कि एक आदमी ने उसको सलाम किया। नजीर का हाफजा कमजोर था, उसने सलाम करने वाले आदमी को ना पहचाना, लेकिन उस पर यह जाहिर ना किया कि वो उसको नहीं जानता। चुनांचे बड़े अखलाक से कहा, क्यों भाई, कहाँ होते हो, कभी नजर ही नहीं आते। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर मैं तो यही होता हूँ, आप ही कभी तशरीफ नहीं लाए। नजीर ने उसको फिर भी ना पहचाना। मैं अब जो तशरीफ ले आया हूं, तो चलिए मेरे साथ। नजीर उस वक्त बड़े अच्छे मूड में था। चलो। उस आदमी ने नजीर के हाथ में बोतल देखी और मानी खेज तरीके पर मुस्कुराया। बाकी सामान तो आपके पास मौजूद है। ये फिक्रा सुनकर नजीर ने फौरन ही सोचा कि वो दलाल है। तुम्हारा नाम क्या है? करीम। आप भूल गए थे? नजीर को याद आ गया कि शादी से पहले एक करीम उसके लिए अच्छी अच्छी लड़कियां लाया करता था। बड़ा ईमानदार दलाल था। उसको गौर से देखा तो सूरत जानी पहचानी मालूम हुई। वो पिछले तमाम वाकयात उसके जहन में उभर आए। करीम से उसने माजरत चाहिए, यार मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। मेरा ख्याल है गालिबन 6 बरस हो गए हैं तुमसे मिले हुए। जी हाँ। तुम्हारा अड्डा तो पहले ग्रांट रोड का नाका हुआ करता था। करीम ने बीड़ी सुलगाई और जरा फख्र से कहा, मैंने वो छोड़ दिया है, आपकी दुआ से अब यहाँ एक होटल में धंधा शुरू कर रखा है। नजीर ने उसको दाद दी, यह तो बहुत अच्छा किया तुमने। करीम ने और ज्यादा फखरिया लहजे में कहा, 10 छोकरियां हैं, एक बिल्कुल नहीं है। नजीर ने उसको छेड़ने के अंदाज में कहा, तुम लोग यही कहा करते हो। करीम को बुरा लगा। कसम कुरान की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सुअर खाऊं अगर वो छोकरी बिल्कुल नई ना हो। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और नजीर के कान के साथ मुंह लगाकर कहा, 8 दिन हुए हैं जब पहला पैसेंजर आया था। झूठ बोलूं तो मेरा मुंह काला हो। नजीर ने पूछा, हमारी थी? जी हाँ, 200 रुपए लिए थे उस पैसेंजर से। नजीर ने करीम की पसलियों में एक ठोका दिया। लो, यही भाव पक्का करने लगे। करीम को नजीर की ये बात फिर बुरी लगी। कसम कुरान की, सुअर हो जो आपसे भाव करे। आप तशरीफ ले चलिए, आप जो भी देंगे मुझे कबूल होगा। करीम ने आपका बहुत नमक खाया है। नजीर की जेब में उस वक्त 450 रुपए थे। मौसम अच्छा था, मूड भी अच्छा था। वो 6 बरस पीछे के जमाने में चला गया, बिन पिए मसरूर था। चलो यार, आज तमाम अय्याशियां रहे, एक होटल का और बंदोबस्त हो जाना चाहिए। करीम ने पूछा, आप कितने में लाए हैं ये बोतल? 35 रुपए में। कौन सा ब्रांड है? जॉनी वॉकर। करीम ने छाती पर हाथ मारकर कहा, मैं आपको 30 में ला दूंगा। नजीर ने 10-10 के 3 नोट निकाले और करीम के हाथ में दे दिए। नेकी और पूछ पूछ, ये लो, मुझे वहां बिठाकर तुम पहला काम यही करना। तुम जानते हो मैं ऐसे मामलों में अकेला नहीं पिया करता। करीम मुस्कुराया, और आपको याद होगा मैं 1.5 पैक से ज्यादा नहीं पिया करता। नजीर को याद आ गया कि करीम वाकई आज से 6 बरस पहले सिर्फ 1.5 पैक लिया करता था। ये याद करके नजीर भी मुस्कुराया। आज 2 रहे। जी नहीं, 1.5 से ज्यादा एक कतरा भी नहीं। करीम एक 3rd क्लास बिल्डिंग के पास ठहर गया, जिसके एक कोने में छोटे से मैले बोर्ड पर मेरीना होटल लिखा था। नाम तो खूबसूरत था, मगर इमारत निहायत ही गलीज थी। सीढ़ियां शिकस्ता, नीचे सूदख्वार पठान बड़ी बड़ी शलवारें पहने खाटों पर लेटे हुए थे। पहली मंजिल पर क्रिश्चियन आबाद थी, दूसरी मंजिल पर जहाज के बेशुमार खुलासे, तीसरी मंजिल होटल के मालिक के पास थी, चौथी मंजिल पर कोने का एक कमरा करीम के पास था।
जिसमें कई लड़कियां मुर्गियों की तरह अपने डरबे में बैठी थी। करीम ने होटल के मालिक से चाबी मंगवाई। एक बड़ा लेकिन बेहंगम सा कमरा खोला, जिसमें लोहे की एक चारपाई, एक कुर्सी और एक तिपाई पड़ी थी। तीन अतराफ से ये कमरा खुला हुआ था, यानी बेशुमार खिड़कियां थी जिनके शीशे टूटे हुए थे। और कुछ नहीं, लेकिन हवा की बहुत इफरात थी। करीम ने आराम कुर्सी, जो कि बेहद मैली थी, एक उससे ज्यादा मैले कपड़े से साफ की और नजीर से कहा, तशरीफ रखिए, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं, इस कमरे का किराया 10 रुपए होगा। नजीर ने कमरे को अब जरा गौर से देखा। 10 रुपए ज्यादा है यार। करीम ने कहा, बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या किया जाए, साला होटल का मालिक ही बनिया है, 1 पैसा कम नहीं करता। और नजीर साहब, मौत शौक करने वाले आदमी भी ज्यादा की परवाह नहीं करते। नजीर ने कुछ सोचकर कहा, तुम ठीक कहते हो, किराया पेशगी दे दूं? जी नहीं, आप पहले छोकरी तो देखिए। ये कहकर वो अपने डरबे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके साथ एक निहायत ही शर्मीली लड़की थी। घरेलू किस्म की हिंदू लड़की, सफेद धोती बांधे थी, उम्र 14 बरस के लगभग होगी। खुश शक्ल तो नहीं थी, लेकिन भोली भाली थी। करीम ने उससे कहा, बैठ जाओ, ये साहब मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल अपने आदमी हैं। लड़की नजरें नीचे किए लोहे की चारपाई पर बैठ गई। करीम ये कहकर चला गया, अपना इत्मीनान कर लीजिए नजीर साहब, मैं गिलास और सोडा लाता हूँ। नजीर आराम कुर्सी पर से उठकर लड़की के पास बैठ गया। वो सिमट कर एक तरफ हट गई। नजीर ने उससे 6 बरस पहले के अंदाज में पूछा, आपका नाम? लड़की ने कोई जवाब न दिया। नजीर ने आगे सरक कर उसके हाथ पकड़े और फिर पूछा, आपका नाम क्या है जनाब? लड़की ने हाथ छुड़ाकर कहा, शकुंतला। और नजीर को शकुंतला याद आ गई, जिस पर राजा दुष्यंत आशिक हुआ था। मेरा नाम दुष्यंत है। नजीर मुकम्मल अय्याशी पर तुला हुआ था। लड़की ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। इतने में करीम आ गया। उसने नजीर को सोडे की 4 बोतलें दिखाई, जो ठंडी होने के बायस पसीना छोड़ रही थी। मुझे याद है कि आपको रॉजर का सोडा पसंद है, बर्फ में लगा हुआ लेकर आया हूँ। नजीर बहुत खुश हुआ, तुम कमाल करते हो। फिर वो लड़की से मुखातिब हुआ, जनाब आप भी शौक फरमाएंगी? लड़की ने कुछ न कहा। करीम ने जवाब दिया, नजीर साहब ये नहीं पीते, 8 दिन तो हुए हैं इसको यहाँ आए हुए। ये सुनकर नजीर को अफसोस सा हुआ, ये तो बहुत बुरी बात है। करीम ने विस्की की बोतल खोलकर नजीर के लिए एक बड़ा पैक बनाया और उसको आंख मारकर कहा, आप राजी कर लीजिए इसे। नजीर ने एक ही जुरे में गिलास खत्म कर लिया। करीम ने आधा पैक पिया, फौरन ही उसकी आवाज नशा आलूद हो गई। जरा झूम कर उसने नजीर से पूछा, छोकरी पसंद है ना आपको? नजीर ने सोचा कि लड़की उसे पसंद है कि नहीं, लेकिन वो कोई फैसला न कर सका। उसने शकुंतला की तरफ गौर से देखा। अगर उसका नाम शकुंतला ना होता, बहुत मुमकिन है वो उसे पसंद कर लेता। वो शकुंतला जिस पर राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते आशिक हुआ था, बहुत ही खूबसूरत थी। कम अज कम किताबों में यही दर्ज था कि वो चंदे आफ्ताब चंदे महताब थी, आहू चश्म थी। नजीर ने एक बार फिर अपनी शकुंतला की तरफ देखा। उसकी आंखें बुरी नहीं थी, आहू चश्म तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी आंखें थी, काली काली और बड़ी बड़ी। उसने और कुछ सोचा और करीम से कहा, ठीक है यार, बोलो मामला कहाँ तय होता है? करीम ने आधा पैक अपने लिए और उंडेला और कहा, 100 रुपए। नजीर ने सोचना बंद कर दिया था। ठीक है। करीम अपना दूसरा आधा पैक पीकर चला गया। नजीर ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। शकुंतला के पास बैठा तो वो घबरा सी गई। नजीर ने उसका प्यार लेना चाहा तो वो उठकर खड़ी हो गई। नजीर को उसकी हरकत नागवार महसूस हुई, लेकिन उसने फिर कोशिश की। बाजू से पकड़कर उसको अपने पास बिठाया, जबरदस्ती उसको चूमा। बहुत ही बेकैफ सिलसिला था। अलबत्ता विस्की का नशा अच्छा था। वो अब तक 6 पैक पी चुका था और उसको अफसोस था कि इतनी महंगी चीज बिल्कुल बेकार गई है। इसलिए कि शकुंतला बिल्कुल अल्लड़ थी। उसको ऐसे मामलों के आदाब की कोई वाकफियत ही नहीं थी। नजीर एक अनाड़ी तैराक के साथ इधर उधर बेकार हाथ पांव मारता रहा। आखिर उकता गया। दरवाजा खोलकर उसने करीम को आवाज दी, जो अपने डरबे में मुर्गियों के साथ बैठा था। आवाज सुनकर दौड़ा आया। क्या बात है नजीर साहब? नजीर ने बड़ी नाउम्मीदी से कहा, कुछ नहीं यार, ये अपने काम की नहीं है। क्यों? कुछ समझती नहीं? करीम ने शकुंतला को अलग ले जाकर बहुत समझाया, मगर वो न समझ सकी। शर्माई लजाई धोती संभालती कमरे से बाहर निकल गई। करीम ने उस पर कहा, मैं अभी हाजिर करता हूँ। नजीर ने उसको रोका, जाने दो, कोई और ले आओ। लेकिन उसने फौरन ही इरादा बदल दिया। वो जो तुम्हें रुपए दिए थे, उसकी बोतल ले आओ।
और शकुंतला के सिवा जितनी लड़कियां इस वक्त मौजूद हैं उन्हें यहाँ भेज दो। मेरा मतलब है जो पीती हैं। आज और कोई सिलसिला नहीं होगा, उनके साथ बैठकर बातें करूंगा और बस। करीम नजीर को अच्छी तरह समझता था। उसने 4 लड़कियां कमरे में भेज दी। नजीर ने उन सबको सरसरी नजर से देखा, क्योंकि वो अपने दिल में फैसला कर चुका था कि प्रोग्राम सिर्फ पीने का होगा। चुनांचे उसने उन लड़कियों के लिए गिलास मंगवाए और उनके साथ पीना शुरू कर दिया। दोपहर का खाना होटल से मंगवा कर खाया और शाम के 6 बजे तक उन लड़कियों से बातें करता रहा। बड़ी फजूल किस्म की बातें, लेकिन नजीर खुश था। जो कोफ्त शकुंतला ने पैदा की थी दूर हो गई थी। आधी बोतल बाकी थी, वो साथ लेकर घर चला गया। 15 रोज के बाद फिर मौसम की वजह से उसका जी चाहा कि सारा दिन पी जाए। सिगरेट वाले की दुकान से खरीदने के बजाय उसने सोचा क्यों ना करीम से मिलूं, वो 30 में दे देगा। चुनांचे वो उसके होटल में पहुंचा। इत्तेफाक से करीम मिल गया। उसने मिलते ही बहुत हौले से कहा, नसीर साहब, शकुंतला की बड़ी बहनाई हुई है। आज सुबह ही गाड़ी से पहुंची है। बहुत हटीली है, मगर आप उसको जरूर राजी कर लेंगे। नजीर को सोच न सका। उसने अपने दिल में इतना कहा, चलो देख लेते हैं। लेकिन उसने करीम से कहा, तुम पहले यार विस्की ले आओ। ये कहकर उसने 30 रुपए जेब से निकालकर करीम को दिए। करीम ने नोट लेकर नजीर से कहा, मैं ले आता हूं, आप अंदर कमरे में बैठिए। नजीर के पास सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन वो कमरे का दरवाजा खुलवा कर बैठ गया। उसने सोचा था कि विस्की की बोतल लेकर एक नजर शकुंतला की बहन को देखकर चल देगा। जाते वक्त 2 रुपए करीम को दे देगा। 3 तरफ से खुले हुए हवादार कमरे में निहायत ही मैली कुर्सी पर बैठकर उसने सिगरेट सुलगाया और अपनी टांगे रख दी। थोड़ी ही देर के बाद आहट हुई। करीम दाखिल हुआ। उसने नजीर के कान के साथ मुंह लगाकर हौले से कहा, नसीर साहब आ रही है, लेकिन आप ही राम कीजिएगा उसे। ये कहकर वो चला गया। 5 मिनट के बाद एक लड़की, जिसकी शक्ल सूरत करीब करीब शकुंतला से मिलती थी, त्यूरी चढ़ाए शकुंतला के से अंदाज में सफेद धोती पहने कमरे में दाखिल हुई। बड़ी बेपरवाही से उसने माथे के करीब हाथ ले जाकर आदाब कहा और लोहे के पलंग पर बैठ गई। नजीर ने यूं महसूस किया कि वो उससे लड़ने आई। 6 बरस पीछे के जमाने में डुबकी लगाकर वो उससे मुखातिब हुआ, आप शकुंतला की बहन है? उसने बड़े तीखे और खफगी आमेज लहजे में कहा, जी हाँ। नजीर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद उस लड़की को, जिसकी उम्र शकुंतला से गालिबन 30 बरस बड़ी थी, बड़े गौर से देखा। नजीर की यह हरकत उसको बहुत नागवार महसूस हुई। वो बड़े जोर से टांग हिलाकर उससे मुखातिब हुई, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? नजीर के होठों पर 6 बरस पीछे की मुस्कुराहट नमूदार हुई। जनाब, आप इस कदर नाराज क्यों हैं? वो बरस पड़ी। मैं नाराज क्यों ना हूं? या आपका करीम मेरी बहन को जयपुर से उड़ा लाया है? बताइए, आप मेरा खून नहीं खोलेगा? मुझे मालूम हुआ है कि आपको भी वो पेश की गई थी। नजीर की जिंदगी में ऐसा मामला कभी नहीं आया था। कुछ देर सोचकर उसने उस लड़की से बड़े खुलूस के साथ कहा, शकुंतला को देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि ये लड़की मेरे काम की नहीं, बहुत अल्लड़ है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। आप शायद बुरा माने, लेकिन ये हकीकत है कि मैं उन औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जो मर्द की जरूरियात को समझती हैं। उसने कुछ न कहा। नजीर ने उससे दरियाफ्त किया, आपका नाम? शकुंतला की बहन ने मुख्तसरन कहा, शारदा। नजीर ने फिर उससे पूछा, आपका वतन? जयपुर। उसका लहजा बहुत तीखा और खफगी आलूद था। नजीर ने मुस्कुराकर उससे कहा, देखिए, आपको मुझसे नाराज होने का कोई हक नहीं। करीम ने अगर कोई ज्यादती की है तो आप उसको सजा दे सकती हैं, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। ये कहकर वो उठा और उसको अचानक अपने बाजुओं में समेटकर उसके होठों को चूम लिया। वो कुछ कहने भी ना पाई थी कि नजीर उससे मुखातिब हुआ, यह कसूर अलबत्ता मेरा है, इसकी सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लड़की के माथे पर बेशुमार तब्दीलियां नमूदार हुई। उसने 3-4 मरतबा जमीन पर थूका। गालिबन गालियां देने वाली थी, लेकिन चुप हो गई। उठ खड़ी हुई थी, लेकिन फौरन ही बैठ गई। नजीर ने चाहा कि वो कुछ कहे। बताइए, आप मुझे क्या सजा देना चाहती हैं? वो कुछ कहने वाली थी कि डरबे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। लड़की उठी। नजीर ने उसे रोका। कहाँ जा रही हैं आप? वो एकदम मां बन गई। अम्मी रो रही है, दूध के लिए। ये कहकर वो चली गई। नजीर ने उसके बारे में सोचने की कोशिश की, मगर कुछ सोच न सका। इतने में करीम विस्की की बोतल और सोडे लेकर आ गया। उसने नजीर के लिए छोटा डाला, अपना गिलास खत्म किया और नजीर से राजदाराना लहजे में कहा, कुछ बातें हुई शारदा से? मैंने तो समझा था कि आपने पटा लिया होगा। नजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बड़ी गुस्सीली औरत है। जी हाँ, सुबह आई है, मेरी जान खा गई।
आप जरा इसको आराम करें। शकुंतला खुद यहाँ आई थी, इसलिए कि उसका बाप उसकी माँ को छोड़ चुका है। और इस शारदा का मामला भी ऐसा है। इसका पति शादी के फौरन बाद ही इसको छोड़कर खुदा मालूम कहाँ चला गया था। अब अकेली अपनी बच्ची के साथ माँ के पास रहती है। आप मना लीजिए ना इसको। नजीर ने उससे कहा, मनाने की क्या बात है। करीम ने उसको आंख मारी। साली मुझसे तो मानती नहीं, जब से आई है डांट रही है। इतने में शारदा अपनी 1 साल की बच्ची को गोद में उठाए अंदर कमरे में आई। करीम को उसने गुस्से से देखा। उसने आधा पैक पिया और बाहर चला गया। मुन्नी को बहुत जुकाम था, नाक बहुत बुरी तरह बह रही थी। नजीर ने करीम को बुलाया और उसको 5 का नोट देकर कहा, जाओ 1 विक्स की शीशी ले आओ। करीम ने पूछा, वो क्या होती है। नजीर ने उससे कहा, जुकाम की दवा है। ये कहकर उसने एक पुर्जे पर उस दवा का नाम लिख दिया। किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। जी अच्छा, कहकर करीम चला गया। नजीर मुन्नी की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मुन्नी खुश शक्ल नहीं थी, लेकिन कम सिनी के बायस नजीर के लिए दिलकश थी। उसने उसको गोद में लिया। माँ से सो नहीं रही थी। सर में हौले हौले उंगलियां फेरकर उसको सुला दिया और शारदा से कहा, इसकी माँ तो मैं हूँ। शारदा मुस्कुराई। लाइए मैं उसको अंदर छोड़ाऊं। शारदा उसको अंदर ले गई और चंद मिनट के बाद वापस आ गई। अब उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं थे। नजीर उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर वो खामोश रहा। उसके बाद उसने शारदा से पूछा, क्या आप मुझे अपना पति बनने की इजाजत दे सकती हैं। और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसको अपने सीने के साथ लगा लिया। शारदा ने गुस्से का इजहार न किया। जवाब दीजिए जनाब। शारदा खामोश रही। नजीर ने उठकर 1 पैक पिया तो शारदा ने नाक सिकोड़कर उससे कहा, मुझे इस चीज से नफरत है। नजीर ने 1 पैक गिलास में डाला, उसमें सोडा हल करके उठाया और शारदा के पास बैठ गया। आपको इससे नफरत है क्यों। शारदा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बस है तो आज से नहीं रहेगी, ये लीजिए। ये कहकर उसने गिलास शारदा की तरफ बढ़ा दिया। मैं हरगिज नहीं पीऊंगी। मैं कहता हूं तुम हरगिज इनकार नहीं करोगी। शारदा ने गिलास पकड़ लिया। थोड़ी देर तक उसको अजीब निगाहों से देखती रही। फिर नजीर की तरफ मजलूमाना निगाहों से देखा और नाक उंगलियों से बंद करके 7 गिलास फटाफट पी गई। कया आने को थी मगर उसने रोक ली। धोती के पल्लू से अपने आंसू पोंछकर उसने नजीर से कहा, ये पहली और आखिरी बार है। लेकिन मैंने क्यों पी। नजीर ने उसके गीले होंठ चूमे और कहा, ये मत पूछो। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। शाम को 7 बजे उसने दरवाजा खोला। करीम आया तो शारदा नजरें झुकाए बाहर चली गई। करीम बहुत खुश था। उसने नजीर से कहा, आपने कमाल कर दिया। आपसे 100 तो नहीं मांगता, 50 दे दीजिए। नजीर शारदा से बेहद मुतमईन था। इस कदर मुतमईन कि वो गुज़श्ता तमाम औरतों को भूल चुका था। वो उसके जिनसी सवालात का 100% सही जवाब थी। उसने करीम से कहा, मैं कल अदा कर दूंगा। बोतल का किराया भी कल चुकाऊंगा। आज मेरे पास विस्की मंगाने के बाद सिर्फ 10 रुपए बाकी थे। करीम ने कहा, कोई वादा नहीं है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि आपने शारदा से मामला तय कर लिया। हुजूर मेरी जान खा गई थी। अब शकुंतला से वो कुछ नहीं कह सकती। करीम चला गया। शारदा आई। उसकी गोद में मुन्नी थी। नजीर ने उसको 5 रुपए दिए, लेकिन शारदा ने इनकार कर दिया। इस पर नजीर ने उसे मुक्का मारकर कहा, मैं इसका बाप हूं, तुम ये क्या कर रही हो। शारदा ने रुपए ले लिए, बड़ी खामोशी के साथ। शुरू शुरू में वो बहुत बातूनी मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि बातों के दरिया बहा देगी, मगर अब वो बात करने से गुरेज करती थी। नजीर ने उसकी बच्ची को गोद में लेकर प्यार किया और जाते वक्त शारदा से कहा, लो भाई शारदा, मैं चला, कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा। लेकिन नजीर दूसरे रोज ही आ गया। शारदा के जिस्मानी खुलूस ने उस पर जादू सा कर दिया था। उसने करीम को पिछले रुपए अदा किए, 1 बोतल मंगवाई और शारदा के साथ बैठ गया। उसको पीने के लिए कहा तो वो बोली, मैंने कह दिया था कि वो पहला और आखिरी गिलास था। नजीर अकेला पीता रहा। सुबह 11 बजे से वो शाम के 7 बजे तक होटल के उस कमरे में शारदा के साथ रहा। जब घर लौटा तो वो बेहद मुतमईन था, पहले रोज से भी ज्यादा मुतमईन। शारदा अपनी वाजिबी शक्ल सूरत और कम गोई के बावजूद उसके शहवानी हवास पर छा गई थी। नजीर बार बार सोचता था, ये कैसी औरत है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खामोश मगर जिस्मानी तौर पर ऐसी पुरगो औरत नहीं देखी। नजीर ने हर दूसरे दिन शारदा के पास जाना शुरू कर दिया। उसको रुपए पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। नजीर 60 रुपए करीम को देता था, 10 रुपए होटल वाला ले जाता था, बाकी 50 में से करीब 13 रुपए करीम अपनी कमीशन के वसा कर लेता था।
मगर शारदा ने इसके मुतालिक नज़ीर से कभी जिक्र नहीं किया था। 2 महीने गुजर गए। नज़ीर के बजट ने जवाब दे दिया। इसके अलावा उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि शारदा उसकी अर्धवाजी जिंदगी में बहुत बुरी तरह हायल हो रही है। वो बीवी के साथ सोता है तो उसको एक कमी महसूस होती है। वो चाहता कि उसके बजाय शारदा हो। ये बात बहुत बुरी थी। नज़ीर को चूंकि उसका एहसास था, इसलिए उसने कोशिश की कि शारदा का सिलसिला किसी न किसी तरह खत्म हो जाए। चुनांचे उसने शारदा से ही कहा, शारदा, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी जितनी जमा पूंजी थी खत्म हो गई है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, हालांकि मैं चाहता हूं कि इधर का कभी रुख ना करूं। शारदा ने यह सुना तो खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, जितने रुपए मेरे पास हैं आप ले सकते हैं, सिर्फ मुझे जयपुर का किराया दे दीजिए ताकि मैं शकुंतला को लेकर वापस चली जाऊं। नज़ीर ने उसका प्यार लिया और कहा, बकवास ना करो, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। बात यह है कि मेरा रुपया बहुत खर्च हो गया है, बल्कि यूं कहो कि खत्म हो गया है। मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कैसे आ सकूंगा। शारदा ने कोई जवाब न दिया। नज़ीर एक दोस्त से कर्ज लेकर जब दूसरे रोज होटल में पहुंचा तो करीम ने बताया कि वो जयपुर जाने के लिए तैयार बैठी है। नज़ीर ने उसको बुलाया मगर वो ना आई। करीम के हाथ उसने बहुत से नोट भिजवाए और कहा, आप ये रुपए ले लीजिए और मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। नज़ीर ने करीम को अपना एड्रेस लिखकर दे दिया और रुपए वापस कर दिए। शारदा आई, गोद में मुन्नी थी। उसने आदाब अर्ज किया और कहा, मैं आज शाम को जयपुर जा रही हूँ। नज़ीर ने पूछा, क्यों? शारदा ने मुख्तसर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। और यह कहकर वो चली गई। नज़ीर ने करीम से कहा, उसे बुला कर लाए, मगर वो ना आई। नज़ीर चला गया। उसको यूं महसूस हुआ कि उसके बदन की हरारत चली गई है। उसके सवाल का जवाब चला गया है। वो चली गई, वाकई चली गई। करीम को उसका बहुत अफसोस था। उसने नज़ीर से शिकायत के तौर पर कहा, नज़ीर साहब, आपने क्यों उसको जाने दिया? नज़ीर ने उससे कहा, भाई मैं कोई सेठ तो हूं नहीं। हर दूसरे रोज 50 से 10 होटल के, 30 बोतल और ऊपर का खर्च अलहदा। मेरा तो दिवाला पिट गया। खुदा की कसम मकरूज हो गया हूं। ये सुनकर करीम खामोश हो गया। नज़ीर ने उससे कहा, भाई मैं मजबूर था। कहां तक ये किस्सा चला था? करीम ने कहा, नज़ीर साहब, उसको आपसे मोहब्बत थी। नज़ीर को मालूम नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। वो फकत इतना जानता था कि शारदा में जिस्मानी खुलूस है। वो उसके मर्दाना सवालात का बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा वो शारदा के मुतालिक और कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता उसने मुख्तसर अल्फाज में उससे ये जरूर कहा था कि उसका खाविंद अय्याश था और उसको सिर्फ इसलिए छोड़ गया था कि 2 बरस तक उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। लेकिन जब वो उससे अलहदा हुआ तो 9 महीने के बाद मुन्नी पैदा हुई। शकुंतला को वो अपने साथ ले गई। वो उसका ब्याह करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शरीफाना जिंदगी बसर करे। करीम ने नज़ीर को बताया कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। करीम ने बहुत कोशिश की थी कि शारदा से पेशा कराए। कई पैसेंजर आए थे, एक रात के 200-200 रुपए देने के लिए तैयार थे, मगर शारदा नहीं मानती थी। करीम से लड़ना शुरू कर देती थी। करीम उससे कहता था, तुम क्या कर रही हो? वो जवाब देती, अगर तुम बीच में ना होते तो मैं ऐसा कभी ना करती। नज़ीर साहब का एक पैसा खर्च ना होने देती। शारदा ने नज़ीर से एक बार उसका फोटो मांगा था, जो उसने घर से लाकर उसको दे दिया था। ये वो अपने साथ जयपुर ले गई थी। उसने नज़ीर से कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब दोनों बिस्तर पर लेटे होते तो वो बिल्कुल खामोश रहती। नज़ीर उसको बोलने पर उकसाता, मगर वो कुछ ना कहती। लेकिन नज़ीर उसके जिस्मानी खुलूस का कायल था। जहां तक इस बात का ताल्लुक था, वो इखलास का मुजस्समा थी। वो चली गई। नज़ीर के सीने का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि उसकी घरेलू जिंदगी में बहुत बुरी तरह वो हायल हो गई थी। अगर वो कुछ देर और रहती तो बहुत मुमकिन था कि नज़ीर अपनी बीवी से बिल्कुल गाफिल हो जाता। कुछ दिन गुजरे तो वो अपनी असली हालत पर आने लगा। शारदा का जिस्मानी लम्स उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। ठीक 15 दिन के बाद, जबकि नज़ीर घर में बैठा दफ्तर का काम कर रहा था, उसकी बीवी ने सुबह की डाक लाकर उसे दी। सारे खत वही खोला करती थी। एक खत उसने खोला और देखकर नज़ीर से कहा, मालूम नहीं गुजराती है या हिंदी। नज़ीर ने खत लेकर देखा। उसको मालूम ना हो सका कि हिंदी है या गुजराती। अलग ट्रे में रख दिया और अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद नज़ीर की बीवी ने अपनी छोटी बहन नईमा को आवाज दी। वो आई तो वो खत उठाकर उसे दिया। जरा पढ़ो तो क्या लिखा है, तुम तो हिंदी और गुजराती पढ़ सकती हो। नईमा ने खत देखा और कहा, हिंदी है, और ये कहकर पढ़ना शुरू किया, जयपुर। पढ़िए नज़ीर साहब। इतना पढ़कर वो रुक गई। नज़ीर चौंका। नईमा ने एक सत्र और पढ़ी, आदाब,
आप तो मुझे भूल ही चुके होंगे, मगर जब से मैं यहाँ आई हूँ आपको याद करती रहती हूँ। नईमा का रंग सुर्ख हो गया। उसने कागज का दूसरा रुख देखा। कोई शारदा है। नजीर उठा। जल्दी से उसने नईमा के हाथ से खत लिया और अपनी बीवी से कहा, खुदा मालूम कौन है, मैं बाहर जा रहा हूँ, इसको पढ़ाकर उर्दू में लिखवा लाऊंगा। उसने बीवी को कुछ कहने का मौका ही ना दिया और चला गया। एक दोस्त के पास जाकर उसने शारदा के खत जैसे कागज मंगवाए और हिंदी में वैसी ही रोशनाई से एक खत लिखवाया। पहले फिक्रे वही रखे। मजमून यह था कि बॉम्बे सेंट्रल पर शारदा उससे मिली थी, उसको इतने बड़े मुसव्विर से मिलकर बहुत खुशी हुई थी, वगैरह वगैरह। शाम को घर आया, उसने नया खत बीवी को दिया और उर्दू की नकल पढ़कर सुना दी। बीवी ने शारदा के मुतालिक उससे दरियाफ्त किया तो उसने कहा, अरसा हुआ है, मैं एक दोस्त को छोड़ने गया था। शारदा को ये दोस्त जानता था। वहां प्लेटफॉर्म पर मेरा तारुफ हुआ। मुसव्विरी का उसे भी बहुत शौक था। बात आई गई हो गई। लेकिन दूसरे रोज शारदा का एक और खत आ गया। उसको भी नजीर ने उसी तरीके से गोल किया और फौरन शारदा को तार दिया कि वो खत लिखना बंद कर दे और उसके नए पते का इंतजार करे। डाक खाने जाकर उसने मुतालिका पोस्टमैन को ताकीद कर दी कि जयपुर का खत वो अपने पास रखे, सुबह आकर वो उससे पूछ लिया करेगा। 3 खत उसने इसी तरह वसूल किए। उसके बाद शारदा उसको उसके दोस्त के पते से खत भेजने लगी। शारदा बहुत कम गो थी, लेकिन खत बहुत लंबे लिखती थी। उसने नजीर के सामने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसके खत इजहार से पुर होते थे। गिले शिकवे, हिजरो फिराक, इस किस्म की आम बातें जो इश्किया खतों में होती हैं। नजीर को शारदा से वो मोहब्बत नहीं थी जिसका जिक्र अफसानों और नॉवेलों में होता है। इसलिए उसी समझ में नहीं आता था कि वो जवाब में क्या लिखे। इसलिए ये काम उसका दोस्त ही करता था। हिंदी में जवाब लिखकर वो नजीर को सुना देता था और नजीर कह देता था, ठीक है। शारदा बंबई आने के लिए बेकरार थी, लेकिन वो करीम के पास नहीं ठहरना चाहती थी। नजीर उसकी रिहाइश का और कहीं बंदोबस्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मकान उन दिनों मिलते ही नहीं थे। उसने होटल का सोचा, मगर ख्याल आया ऐसा ना हो कि राज फाश हो जाए। चुनांचे उसने शारदा को लिखवा दिया कि वो अभी कुछ देर इंतजार करे। इतने में फिरका वाराना फसाद शुरू हो गए। बंटवारे से पहले अजीब अफरा तफरी मची थी। उसकी बीवी ने कहा कि वो लाहौर जाना चाहती है। मैं कुछ देर वहां रहूंगी, अगर हालात ठीक हो गए तो वापस आ जाऊंगी, वरना आप भी वहीं चले आइएगा। नजीर ने कुछ देर उसे रोका, मगर जब उसका भाई लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो वो और उसकी बहन उसके साथ चली गई और वो अकेला रह गया। उसने शारदा को सरसरी तौर पर लिखा कि वो अब अकेला है। जवाब में उसका तार आया कि वो आ रही है। इस तार के मजमून के मुताबिक वो जयपुर से चल पड़ी थी। नजीर बहुत सटपटाया, मगर उसका जिस्म बहुत खुश था। वो शारदा के जिस्म का खुलूस चाहता था। वो दिन फिर से मांगता था जब वो शारदा के साथ चिमटा होता था, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अब रुपए के खर्च का सवाल ही नहीं था। करीम भी नहीं था, होटल भी नहीं था। उसने सोचा, मैं अपने नौकर को राजदार बना लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। 10-15 रुपए उसका मुंह बंद कर देंगे। मेरी बीवी वापस आई तो वो उससे कुछ नहीं कहेगा। दूसरे रोज वो स्टेशन पहुंचा। फ्रंटियर मेल आई, मगर शारदा तलाश के बावजूद उसे न मिल सकी। उसने सोचा शायद किसी वजह से रुक गई है, दूसरा तार भेजेगी। उससे अगले रोज वो हस्बे मामूल सुबह की ट्रेन से अपने दफ्तर रवाना हुआ। वो महालक्ष्मी उतरता था। गाड़ी वहां रुकी तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर शारदा खड़ी है। उसने जोर से पुकारा, शारदा। शारदा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नजीर साहब, तुम यहाँ? शारदा ने शिकायतन कहा, आप मुझे लेने ना आए तो मैं यहाँ आपके दफ्तर पहुंची। पता चला कि आप अभी तक नहीं आए। यहाँ प्लेटफॉर्म पर अब आपका इंतजार कर रही थी। नजीर ने कुछ देर सोचकर उससे कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर अभी आता हूँ। शारदा को बेंच पर बिठाकर जल्दी जल्दी दफ्तर गया। एक अर्जी लिखकर वहां चपरासी को दे आया और शारदा को अपने घर ले गया। रास्ते में दोनों ने कोई बात न की, लेकिन उनके जिस्म आपस में गुफ्तगू करते रहे, एक दूसरे की तरफ खींचते रहे। घर पहुंचकर नजीर ने शारदा से कहा, तुम नहा लो, मैं नाश्ते का बंदोबस्त कराता हूँ। शारदा नहाने लगी। नजीर ने नौकर से कहा कि उसके एक दोस्त की बीवी आई है, जल्दी नाश्ता तैयार कर दे। उससे यह कहकर नजीर ने अलमारी से बोतल निकाली। एक पैग जो 2 के बराबर था गिलास में उंडेला और पानी में मिलाकर पी गया। वो उसी होटल वाले ढंग से शारदा से इख्तिलात चाहता था। शारदा नहा धोकर बाहर निकली और नाश्ता करने लगी। उसने इधर उधर की बेशुमार बातें की। नजीर ने महसूस किया जैसे वो बदल गई है। वो पहले बहुत कम गो थी, अक्सर खामोश रहती थी, मगर अब वो बात बात पर अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी।
नजीर ने सोचा, ये मोहब्बत क्या है? अगर ये उसका इजहार ना करे तो कितना अच्छा है। मुझे इसकी खामोशी ज्यादा पसंद थी। उसके जरिए से मुझ तक बहुत सी बातें पहुंच जाती थी, मगर अब इसको जाने क्या हो गया है। बातें करती है तो ऐसा मालूम होता है अपनी इश्किया खत पढ़कर सुना रही है। नाश्ता खत्म हुआ तो नजीर ने एक पैक तैयार किया और शारदा को पेश किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नजीर ने इसरार किया तो शारदा ने उसको खुश करने की खातिर नाक बंद करके वो पैक पी लिया। बुरा सा मुंह बनाया, पानी लेकर कुल्ली की। नजीर को अफसोस सा हुआ कि शारदा ने क्यों पी। उसके इसरार पर भी इनकार किया होता तो ज्यादा अच्छा था, मगर उसने उसके बारे में ज्यादा गौर न किया। नौकर को बहुत दूर एक काम पर भेजा, दरवाजा बंद किया और शारदा के साथ बिस्तर पर लेट गया। तुमने लिखा था कि वो दिन फिर कब आएंगे। लो आ गए हैं फिर वही दिन, बल्कि रातें भी। उन दिनों रातें नहीं होती थी, सिर्फ दिन होते थे। होटल के मैले कुचैले दिन। यहाँ हर चीज उजली है, हर चीज साफ है। होटल का किराया भी नहीं, करीम भी नहीं। यहाँ हम अपने मालिक आप हैं। शारदा ने अपने फिराक की बातें शुरू कर दी। ये जमाना उसने कैसे काटा, वही किताबों और अफसानों वाली फजूल बातें, गिले शिकवे, आहें, रातें तारे गिन गिन कर काटना। नजीर ने एक और पैक पिया और सोचा, कौन तारे गिनता है? गिन कैसे सकता है इतने सारे तारों को? बिल्कुल फजूल है, बेहुदा बकवास है। ये सोचते हुए उसने शारदा को अपने साथ लगा लिया। बिस्तर साफ था, शारदा साफ थी, वो खुद साफ था, कमरे की फिजा भी साफ थी। लेकिन क्या वजह थी नजीर के दिलो दिमाग पर वो कैफियत तारी नहीं होती थी जो उस गलीज होटल में लोहे की चारपाई पर शारदा की कुर्बत में हुई थी। नजीर ने सोचा, शायद उसने कम पी है। उठकर उसने एक पैक बनाया और एक ही जोरे में खत्म करके शारदा के साथ लेट गया। शारदा ने फिर वही लाख मर्तबा कही हुई बातें शुरू कर दी, वही हिजरो फिराक की बातें, वही गिले शिकवे। नजीर उकता गया और इस उकताहट ने उसके जिस्म को कुंद कर दिया। उसको महसूस होने लगा कि शारदा की सान घिस कर बेकार हो गई है। उसके जिस्म के जज्बात अब वो तेज नहीं कर सकती, लेकिन वो फिर भी उसके साथ देर तक लेटा रहा। फारिग हुआ तो उसका जी चाहा कि टैक्सी पकड़े और अपने घर चला जाए, अपनी बीवी के पास। मगर जब उसने सोचा कि वो तो अपने ही घर में है और उसकी बीवी लाहौर में, तो दिल ही दिल में वो बहुत झुंझलाया। उसको ये ख्वाहिश हुई कि उसका घर होटल बन जाए, वो 10 रुपए किराए के दे, करीम को 50 रुपए अदा करे और चला जाए। शारदा के जिस्म का खुलूस बदस्तूर बरकरार था, मगर वो फिजा नहीं थी, वो सौदेबाजी नहीं थी। ये सब चीजें मिल मिलाकर जो एक माहौल बनाती थी वो नहीं था। नजीर अपने घर में था, उस बिस्तर पर था जिस पर उसकी सादा लौह बीवी उसके साथ सोती थी। यह एहसास के तहत शऊर में था, इसीलिए वो समझ न सकता था कि मामला क्या है। कभी वो ये सोचता था कि विस्की खराब है, कभी ये सोचता था कि शारदा ने इल्तिफात नहीं बरता, और कभी ये ख्याल करता था कि वो खामोश रहती तो सब ठीक होता। फिर वो ये सोचता, इतनी देर के बाद मिली है, दिल की भड़ास तो निकालना थी बेचारी को, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, वही पुरानी शारदा बन जाएगी। 15 दिन गुजर गए, मगर नजीर को शारदा, वो पुरानी होटल वाली शारदा महसूस न हुई। उसकी बच्ची जयपुर में थी, होटल में वो उसके साथ होती थी। नजीर उसके जुकाम के लिए, उसकी फुंसियों के लिए, उसके गले के लिए दवाएं मंगवाया करता था। अब ये चीज नहीं थी, वो बिल्कुल अकेली थी। नजीर उसको और उसकी मुन्नी को बिल्कुल एक समझता था। एक बार शारदा की दूध से भरी हुई छातियों पर दबाव डालने के बायस नजीर के बालों भरे सीने पर दूध के कई कतरे चिमट गए थे और उसने एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की थी। उसने सोचा था, मां बनना कितना अच्छा है, और ये दूध। मर्दों में कितनी बड़ी कमी है कि वो खा पी कर सब हजम कर जाते हैं। औरतें खाती हैं और खिलाती भी हैं। किसी को पालना, अपने बच्चे ही को सही, कितनी शानदार चीज है। अब मुन्नी शारदा के साथ नहीं थी, वो नामुकम्मल थी, उसकी छातियां भी नामुकम्मल थी। अब उनमें दूध नहीं था, सफेद सफेद आबे हयात। नजीर अब उसको अपने सीने के साथ खींचता था तो वो उसको मना नहीं करती थी। शारदा अब वो शारदा नहीं थी, लेकिन हकीकत यह है कि शारदा वही शारदा थी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा थी। यानी इतनी देर जुदा रहने के बाद उसका जिस्मानी खुलूस तेज हो गया था। वो रूहानी तौर पर भी नजीर को चाहती थी, लेकिन नजीर को ऐसा महसूस होता था कि शारदा में अब वो पहली सी कशिश या जो कुछ भी था नहीं रहा। 15 दिन लगातार उसके साथ गुजारने पर वो इसी नतीजे पर पहुंचा था। 15 दिन दफ्तर से गैर हाजिरी बहुत काफी थी। उसने अब दफ्तर जाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर दफ्तर जाता और शाम को लौटता। शारदा ने बिल्कुल बीवियों की तरह उसकी खिदमत शुरू कर दी। बाजार से ऊन खरीद कर उसके लिए एक स्वेटर बुन दिया।
शाम को दफ्तर से आता तो उसके लिए सोडे मंगवा कर रखे होते, बर्फ थर्मोस में डाली होती। सुबह उठकर उसका शेव का सामान मेज पर रखती, पानी गर्म करा के उसको देती। वो शेव कर चुकता तो सारा सामान साफ कर देती, घर की सफाई कराती, खुद झाड़ू देती। नजीर और भी ज्यादा उगता गया। रात को वो इकट्ठे सोते थे, मगर अब उसने ये बहाना किया कि वो कुछ सोच रहा है, इसलिए अकेला सोना चाहता है। शारदा दूसरे पलंग पर सोने लगी, मगर यह नजीर के लिए एक और उलझन हो गई। वो गहरी नींद सोई होती और वो जागता रहता। वो सोचता कि आखिर ये सब कुछ क्या है, ये शारदा यहाँ क्यों है। करीम के होटल में उसने उसके साथ चंद दिन बड़े अच्छे गुजारे थे, मगर ये उसके साथ क्यों चिमट गई है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा। मोहब्बत वगैरह सब बकवास है। जो एक छोटी सी बात थी वो अब नहीं रही। उसको वापस जयपुर जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि वो गुनाह कर रहा है। वो करीम के होटल में भी करता था। उसने शादी से पहले भी ऐसे बेशुमार गुनाह किए थे, मगर उनका उसको एहसास ही नहीं था। लेकिन अब उसने बड़ी शिद्दत से महसूस करना शुरू किया था कि वो अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है, अपनी सादा लौह बीवी से, जिसको उसने कई बार शारदा के खतों के सिलसिले में चकमा दिया था। शारदा अब और भी ज्यादा बेकशिश हो गई। वो उससे रूखा बर्ताव करने लगा, मगर उसके इल्तिफात में कोई फर्क ना आया। वो इतना जानती थी कि आर्टिस्ट लोग मौजी होते हैं, इसीलिए वो उससे उसकी बेइल्तिफाती का गिला नहीं करती थी। पूरा 1 महीना हो गया। जब नजीर ने दिन गिने तो उसको बहुत उलझन हुई। ये औरत क्या पूरा 1 महीना यहाँ रही है? मैं किस कदर जलील आदमी हूँ। और इधर हर रोज मैं अपनी बीवी को खत लिखता हूँ, जैसे बड़ा वफादार शौहर हूँ, जैसे मुझे उसका बहुत ख्याल है, जैसे उसके बगैर मेरी जिंदगी अजीरन है। मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूँ। इधर अपनी बीवी से गद्दारी कर रहा हूँ, उधर शारदा से। मैं क्यों उससे साफ साफ नहीं कह देता कि भाई अब मुझे तुमसे लगाव नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि मुझे लगाव नहीं रहा या शारदा में वो पहली सी बात नहीं रही। वो उसके मुतालिक सोचता, मगर उसे कोई जवाब न मिलता। उसके जहन में अजीब अफरा तफरी फैली थी। वो अब अखलाकियात के मुतालिक सोचता था। बीवी से जो वो गद्दारी कर रहा था, उसका एहसास हर वक्त उस पर गालिब रहता था। कुछ दिन और गुजरे तो यह एहसास और भी ज्यादा शदीद हो गया और नजीर को खुद से नफरत होने लगी। मैं बहुत जलील हूँ। यह औरत मेरी दूसरी बीवी क्यों बन गई है? मुझे इसकी कब जरूरत थी? ये क्यों मेरे साथ चिपक गई है? मैंने क्यों इसको यहाँ आने की इजाजत दी जब इसने तार भेजा था? लेकिन वो तार ऐसे वक्त पर मिला था कि मैं इसको रोक ही नहीं सकता था। फिर वो सोचता कि शारदा जो कुछ करती है बनावट है। वो उसको इस बनावट से अपनी बीवी से जुदा करना चाहती है। उससे उसकी नजरों में शारदा और भी गिर गई। उससे नजीर का सलूक और ज्यादा रूखा हो गया। इस रूखेपन को देखकर शारदा बहुत ज्यादा मुलायम हो गई। उसने नजीर के आराम और आसाइश का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन नजीर को उसके इस रवैये से बहुत उलझन हुई। वो उससे बेहद नफरत करने लगा। एक दिन उसकी जेब खाली थी। बैंक से रुपए निकलवाने उसको याद नहीं रहे थे। दफ्तर बहुत देर से गया, इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जाते वक्त शारदा ने उससे कुछ कहा तो वो उस पर बरस पड़ा। बकवास ना करो, मैं ठीक हूँ। बैंक से रुपए निकलवाना भूल गया हूँ और सिगरेट मेरे सारे खत्म हैं। दफ्तर के पास की दुकान से उसको गोल्ड फ्लैग का डब्बा मिला। ये सिगरेट उसको नापसंद थे, मगर उधार मिल गए थे, इसलिए 2-3 मजबूरन पीने पड़े। शाम को घर आया तो देखा टिपाई पर उसका मन भाता सिगरेट का डब्बा पड़ा है। ख्याल किया कि खाली है। फिर सोचा शायद 1-2 उसमें पड़े हों। खोलकर देखा तो भरा हुआ था। शारदा से पूछा, ये डब्बा कहाँ से आया? शारदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंदर अलमारी में पड़ा था। नजीर ने कुछ न कहा। उसने सोचा शायद मैंने खोलकर अंदर अलमारी में रख दिया था और भूल गया। लेकिन दूसरे दिन फिर तिपाई पर सालिम डिब्बा मौजूद था। नजीर ने जब शारदा से उसकी बाबत पूछा तो उसने मुस्कुराकर वही जवाब दिया, अंदर अलमारी में पड़ा था। नजीर ने बड़े गुस्से के साथ कहा, शारदा तुम बकवास करती हो। तुम्हारी हरकत मुझे पसंद नहीं। मैं अपनी चीजें खुद खरीद सकता हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए हर रोज सिगरेट खरीदा करो। शारदा ने बड़े प्यार से कहा, आप भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने 2 मरतबा गुस्ताखी की। नजीर ने बेवजह और ज्यादा गुस्से से कहा, मेरा दिमाग खराब है, लेकिन मुझे ये गुस्ताखी हरगिज पसंद नहीं। शारदा का लहजा बहुत ही मुलायम हो गया। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नजीर ने एक लहजे के लिए ख्याल किया कि शारदा की कोई गलती नहीं, उसे आगे बढ़कर उसका मुंह चूम लेना चाहिए, इसलिए कि वो उसका इतना ख्याल रखती थी। मगर फौरन ही उसको अपनी बीवी का ख्याल आया कि वो गद्दारी कर रहा था। चुनांचे उसने शारदा से बड़े नफरत भरे लहजे में कहा, बकवास ना करो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कल यहाँ से रवाना कर दूं। कल सुबह तुम्हें जितने रुपए दरकार होंगे दे दूंगा।
लेकिन ये कहकर नजीर ने महसूस किया जैसे वो बड़ा कमीना और रजील है। शारदा ने कुछ न कहा। रात को वो नजीर के साथ सोई, सारी रात उससे प्यार करती रही। नजीर को उससे उलझन होती रही, मगर उसने शारदा पर इसका इजहार न किया। सुबह उठा तो नाश्ते पर बेशुमार लजीज चीजें थीं, फिर भी उसने शारदा से कोई बात न की। फारिग होकर वो सीधा बैंक गया। जाने से पहले उसने शारदा से सिर्फ इतना कहा, मैं बैंक जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ। बैंक की वो शाख जिसमें नजीर का रुपया जमा था बिल्कुल नजदीक थी। वो 200 रुपए निकलवा कर फौरन ही वापस आ गया। उसका इरादा था कि वो सब रुपया शारदा के हवाले कर देगा और उसको टिकट वगैरह लेकर रुखसत कर देगा। मगर वो जब घर पहुंचा तो उसके नौकर ने बताया कि वो चली गई है। उसने पूछा, कहाँ? नौकर ने बताया, जी मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपना ट्रंक और बिस्तर साथ ले गई। नजीर अंदर कमरे में आया तो उसने देखा कि तिपाई पर उसके पसंदीदा सिगरेटों का डब्बा पड़ा हुआ है, भरा हुआ।